चलिए, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा क्लास, जैसा कि खुद हेडिंग डाला हुआ है, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर जेआरएफ चाहिए भैया तो मेहनत तो करनी होगी। मेहनत से भागेंगे जेआरएफ नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले बच्चों ने मुझसे किया था कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि योग्यता की बात ना किया करें आप लोग प्लीज़। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने क्या निकाला है। तो देखो, एक्चुअली निकालने और ना निकालने की बात है, तो रियल में बताया जाएगा कि मैं क्या हूँ नहीं किया हूँ, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, सही पढ़ाई जा रही है, सही प्लेटफॉर्म पे हम लोग चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा मिला हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह पढ़ाई कीजिए। आगे के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कौन सी तालीम हासिल कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं, वो मैटर नहीं करता है दोस्त। मैटर ये करता है, देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको। जब मैं दर्जा हिफ्ज़ में पढ़ाई कर रहा था, मुझे याद है जब मैं दर्जा हिफ्ज़ में पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मैं जहाँ से पढ़ाई, जिस मदरसे से मेरी ताल्लुक़ थी, जहाँ से हम जुड़े हुए थे, जहाँ से मुनासबत रखते थे, वहाँ पे कई सारे असातिज़ा थे। तकरीबन मैं अगर आपको बताऊँ तो 40 से 50 असातिज़ा होंगे जो दर्जा हिफ्ज़ में पढ़ाने के लिए स्पेशल थे। लेकिन याद रखेंगे, उन सारे असातिज़ा में मुझे एक असातिज़ा ऐसा नहीं मिला जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, जिनकी आवाज़ बहुत परफेक्ट हो, कुरान बहुत अच्छे पढ़ते हों। ऐसा एक भी उस्ताद नहीं मिले मुझे। लेकिन डेफिनेटली मैं बताऊं, जहाँ से मैं पढ़ करके आया उसी का आज देन है मेरा, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि कुरान बहुत अच्छा याद है। रीज़न इज़ दैट कि उस्ताद का तर्ज अच्छा नहीं था, उस्ताद को ये उस्ताद की आवाज़ सही नहीं थे। ये ऑलरेडी इशू नहीं बनता है, इशू ये बनता है कि उनका मेथड क्या है, तरीका क्या है पढ़ाने का, वो कैसे पढ़ाते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो यही बात ये ध्यान में रखिएगा कि एक आपकी सफलता के लिए, आपकी कामयाबी के लिए टीचर ने कौन कौन सी एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी क्राइटेरिया को क्रॉस किया है, इट डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि पढ़ाने का विधि कैसा है, तरीका कैसा है, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा है, टू द पॉइंट बात हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रहा तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और अगर मैं बताऊं तो बस इतना मैं बता दूं कि जून 2024 वाला सेशन में मुझे भी कामयाबी मिली है। अब किस चीज़ की मिली है, इसको प्लीज़ हाइड रखो आप लोग, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लो कि 2024 वाला जून वाला सेशन में हम भी कंप्लीट किए हैं। उसके बाद ही ऑलरेडी प्लेटफॉर्म को मैंने लिया है, ताकि यहाँ से मैं बता दूँ। देखो, अगर अच्छे प्लेटफॉर्म ना मिले तो एक बात याद रखिएगा जहन में कि इतना वसी इसका चैप्टर है, इतना वसी इसका ये कह लीजिए कि मतलब सिलेबस है कि अगर आप साल भी अगर इसमें लगा देना तो इट्स नॉट एनफ फॉर यू, आपके लिए काफ़ी नहीं हो सकता है। टू द पॉइंट अगर पढ़ करके नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट अगर आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम निकालने की बात तो छोड़ ही दो, सिर्फ अटेम्प्ट ही करते रह जाओगे। ये बात याद रखिएगा। इसलिए का बहुत वसी इसका चैप्टर है, बहुत डेप्थ में जाकर के पढ़ाई करना पड़ता है। तो टू द पॉइंट पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्लास से जुड़े रहें, और इतने दिन से क्लास देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आता होगा कि यहाँ से बेनिफिट क्या हो रहा है। और डेफिनेटली कुछ नहीं, जो नए बच्चे होंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे, जब वो एग्जाम में जाकर के बैठेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है डेफिनेटली हमारे लिए कारगर था। 100 में 100 तो गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह इतना तो जरूर है कि आप पढ़ करके जाइए। यहाँ से नए स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली आपको 100 में 80-90 तो जरूर करके आइएगा स्कूल इंशाल्लाह। इस चीज़ की मैं गारंटी ले लेता हूँ। और इससे पहले चलिए मैं उस बात को छोड़ दूँ, रहने दो, लेट इट बी। किसी बच्चे ने सवाल किया था, उसी पे मैं ऑलरेडी जवाब दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे क्या 3 तरह के और क्लास चलाए जा रहे हैं, जैसा कि स्टेट का क्लास चलाया जा रहा है। तो अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन डाली है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वो सारे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी बिहार सरकार फिर से एक्टिव हो गई है, टीआरई 4 की बात कर रही है कि टीआरई 4 को लेकर के आ रहे हैं। तो टीआरई 4 में जो बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए तो बेस्ट एंड गुड है ही है, जाकर के आप वीडियोस देख लीजिए। जो बच्चे टीआरई 4 में लगे हुए हैं, मेरा बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए। इंशाल्लाह टीआरई 4 में बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है।
और एक और उर्दू मुआविन मुतरज्जिम, उसका भी क्लास चल रहा, उसका भी बाकायदा प्लेलिस्ट बन गया, उससे भी आप जा करके देख लेंगे। और हम लोग यूजीसी नेट की बात करें तो इसमें हम लोगों ने कसीदा के बारे में दो मोहतरम अशखास को हम लोगों ने मुताला करके आया है, पढ़ के आया, उनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंटेड बात, उस पर हम 5 से 7 मिनट आपका लूँगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मसनवी की तरफ चलेंगे और मसनवी के आज कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे और मसनवी निगार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कुदम राव को पढ़ेंगे, इसी तरह मीर हसन साहब को पढ़ेंगे। मसनवी में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अशखास को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका ये देख लेंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़े थे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब को पढ़े थे और उसके बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब को पढ़े थे। तो इनके बारे में ज़रा सा आप लोग बी रेडी और से अपने आप को तैयार कीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आप लोग तैयार हो? आर यू रेडी? तो जल्दी से थंबनेल कर दीजिए कि यस, हाँ, थंब दे दीजिए कि हाँ हम लोग तैयार हैं। यू ऑल आर रेडी? डेफिनेटली जस्ट गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा आपसे कि बताइए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के कितने असातिज़ा थे? हाउ मेनी टीचर्स आर देयर ऑफ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा? कितने टीचर्स थे? और अगर उनका नाम याद है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। 1-2 का नाम मैं भी बता सकता हूँ और बाकी का नाम आप बताइएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के उस्ताद 4 थे। कौन कौन थे? तो मैंने आपको बताया था, शाह हातिम साहब थे, खाने साहब थे, इसी तरह 2 और उस्ताद थे जिनका नाम आपको बताना है। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें इनके तारीख़ पैदाइश, मतलब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के पैदाइश कब हुए थे, तो मैंने बताया था, आप लोगों को शायद याद होगा, सन 1712 में पैदा कहाँ हुए थे? प्लेस याद रखना इम्पोर्टेंट है आप सारे लोगों के लिए। प्लेस डज नॉट मिस नहीं करेंगे इसको, डेफिनेटली विल हैव टू रिमेंबर दैट, आपको याद करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपका इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर, इनकी वफात लखनऊ में हुई है। कब हुई थी? सन 1781 में। कब हुआ था? सन 1781 में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब का वफात, मतलब ये किस तरह, इनकी वफात किस तरह हुई थी, तो मैंने इस पर बात किया था, आप लोगों को बताया था कि कसरत आम की वजह से, मतलब ज़्यादा आम खाने की वजह से इनके वफात हुई थी। दाखिली निसाब अगर इनका हम लोग बात कर लें तो 2 ऑलरेडी कसीदे हैं जो इनके दाखिली निसाब हैं। कौन कौन से थे? तो मैंने इससे पहले बताया था, जल्दी से आप लोग बताइएगा, तो जहमत कीजिए जल्दी से बताने का। कौन कौन सा था? जल्दी से बताइए। एक जो हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमाने, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमाने। तो इनकी एक किताब थी जो अभी मैंने बताया आप लोगों को। चलिए इनके बारे में बताइए जल्दी से। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनके बारे में बताइए कि सौदा जो इन्होंने तखल्लुस से इख्तियार किया, किस तवस्सुल से किया था, किस वजह से किया था? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन इज दैट कि अच्छा ये बताइए आप लोग इसके साथ साथ कि सौदा के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से वो हिंदुस्तान आए थे? इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? जल्दी जल्दी बताइए। जो भी मैंने आपको बताया वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करने का कोशिश कीजिए। कमेंट करके सारे का सारा आंसर कीजिएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के वालिद का नाम क्या था, ये भी बताइए जल्दी से। ज़हर निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये किसकी मसनवी, ये किसका कसीदा है, इसके बारे में बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए। जैसा कि बताया जाता है कि ज़ौक़ साहब के चेहरे पर बहुत ज़्यादा चेचक के दाग था। कहा जाता है ऐसा कि इनको 9 मरतबा चेचक हुआ था और चेचक होने की वजह से उनके चेहरे पर जो दाग और धब्बे थे बड़ा इनको इनके मतलब रंगत से और इनके चेहरे के दाग को इस तरह से मुनासिबत देती थी कि वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। किसका कौल है? जल्दी से बताइए, किसका कौल है, किसने कहा था? जल्दी से बताइए। उसके बाद एक कौल और जल्दी से आप बताइए कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब का बारी आता है कसीदे में, लेकिन इन दोनों में टीले और पहाड़ जैसा फ़र्क है। किसका कौल था? जल्दी से बताइए, आगे बताइए। कौल जल्दी से नकल जहन में लाइए। मैं आपसे पूछूं कि नक्काश अव्वल का खिताब
किसने दिया था और किसको मिला था, किसने दिया था और किसको मिला था, ये भी बताइए साथ में। और मीर साहब ने मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब को क्या कहा था क्या कहा था, जल्दी से ये भी बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर देने का कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए क्वेश्चन का आंसर, चुप नहीं रहेंगे। यू विल हैव टू डू सम एक्टिविटीज, आपको भी करना है मेरे साथ, आप भी करेंगे ताकि आपको भी समझ में आएगा। उसके बाद एक इनका और था मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब का दूसरा जो कसीदा था उसका नाम क्या था, दर हिज, आगे आगे जल्दी से बताइए आप लोग। दर हिज, आप बोल रहे बोलिए। दर हिज अस्फ अल मुसम्मा, जिसको और किस नाम से जानते थे हम लोग, बतज़हीक़े रोजगार, बतज़हीक़े रोजगार। इसके अंदर कितने अशार थे, अशार कितने थे, नंबर ऑफ अशार कितने थे इनके, ये बता दीजिए जल्दी से। इससे पहले एक और था जिसके बारे में अभी मैंने बताया, उसमें कितने अशार थे वो बताइए जल्दी से, वो उसमें कितने अशार थे। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमाने। अच्छा ये बताइए ये कैसा कसीदा है, ये बोलिए मदहिया है या फिर हिजविया कसीदा, ये कैसा कसीदा है ये बताइए। और ये कसीदा किसके लिए लिखा गया है, किसकी तारीख में लिखी गई है, ये भी साथ में बताइएगा जल्दी जल्दी। अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदा को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता, किसने कहा था ऐसा, होम कॉल्ड लाइक दैट, किसने ऐसा बोला था कि अगर सौदा ना होते तो कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता, किसने कहा था। सौदा के नज़मों का तजज़िया किया जाए, आगे का कौल सुनेगा, सौदा का नज़मों का तजज़िया किया जाए तो ये बात खुसूसन मुस्लिम मुआशरे, ये था ना मुस्लिम अंदाज़ मुआशरत का खाका बहुत सफाई से वाज़ह हो जाती है, बहुत सफाई से सामने आती है। ये किसका कौल है, जल्दी से जो मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी ध्यान है, आप बताने का कोशिश कीजिए। इसी तरह सर आमद शोराए हिंद, सर आमद शोराए हिंद किसने कहा था, किसने कहा था सौदा को सर आमद शोराए हिंद किसने कहा था, बताइए किसका कौल है कि खान आबिद साहब ने कहा था कि ऐ सौदा अब उर्दू तुम्हारी मादरी ज़बान नहीं, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि तुम लोगों में ज़्यादा मशहूर होगे, अहले ज़माना के लिए भी बेहतर होगा, अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम उर्दू में शायरी किया करो, ये किसने कहा था। और फिर एक कॉल और ये भी बताइएगा कि इनको उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जे करने वाले वो शख्स कौन थे, ये भी साथ में बताइएगा। सौदा के बारे में बताइएगा जल्दी से। नवाब आसिफुद्दौला कि कौन थे, नवाब आसिफुद्दौला ने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था सौदा को, लेकिन कौन वो शख्स थे जिन्होंने इसका इनकार किया है, बकौल किसके, तो बकौल अब्दुल गफूर नसाख और जगन्नाथ ने ऐसा कहा था। तो इनकी बात को किसने इनकार किया था, उसका नाम बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी जितना भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने में रखा है वो जल्दी जल्दी आपको बताना है ताकि हम लोग आगे का क्लास ले सकें। चलिए जो जैसे आगे हम लोग देखते हैं इनके टोटल कसायद कितने हैं, कितने मदहिया हैं और कितने हिजवियाँ हैं, ये भी आपको नंबर बताना है। मैंने 56 बताया था, 56 में मैंने डिवाइड करके भी बताया था, वो सारे के सारे आपको बताना है। चलिए मैदान में फारस के नामी शहसवारों के साथ एनाने दर एनान ही नहीं गए बल्कि अक्सर मैदानों में आगे भी निकल गए। सौदा के बारे में किसका कॉल है, होम डिड स्पीक लाइक दैट, किसने ऐसा बोला, किसने ऐसा कहा था। चलिए इनका अशार को हम लोग कैसे पहचानेंगे, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, मतलब ई की मात्रा में आने वाले जितने भी अशार होंगे वो ऑलरेडी कसीदे मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के होंगे। यहाँ तक के बात समझ में आ गए। इसके बाद तदहीके रोजगार, इसमें टोटल अशार के तादाद 81 हैं और 81 मैंने इसमें बताया था आपको कि आर गार रार ऐसे करके, मतलब जिसके आखिर में आर का तलफ़ुज़ हो वो हम पहचानेंगे तदहीके रोजगार से रिलेटेड है। बात समझ में आई यहाँ तक।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब कब पैदा हुए थे? सन 1789 में। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। चलिए आगे बताइए, सन 1789 में वफात कब हुई? सन 1854 में। कहाँ वफात पाए? तो इनके बारे में मैंने बताया था दिल्ली में। ये दिल्ली छोड़ करके नहीं गए थे, दिल्ली में ही इनकी वफात और मतलब कहते हैं कि ये पैदा भी वहीं हुए थे और इनकी वफात भी वहीं हुई थी। चलिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब के वालिद का नाम बता दीजिए जल्दी से इनका नाम बताइए। हर दिन क्लास के अंदर याद रखिएगा, जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसको पीछे से कुछ पॉइंट रिवीजन करते चलेंगे ताकि हमको यहीं पे सारी चीजें याद हो जाएं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर्स? इनके पापा का नाम क्या था वो बता दीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं। इनके इब्तदाई उस्ताद गुलाम रसूल साहब थे। चलिए, वो कौन हैदराबाद के वो कौन बादशाह था या वो कौन राजा था जो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब को मदऊ किया था, अपने के यहाँ बुलाने के मुतमन्नी थे, लेकिन हजरत ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब ने किस शेर के हवाले से जाने से इनकार कर दिए थे कि गर्चे है मुल्के दक्कन में इस दिनों कदरे सुखन, गर्चे है मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ के दिल्ली के गलियां छोड़कर। इन्होंने इस मिसरे से जवाब दिया था। उस बादशाह का या उस राजा का नाम बताएं आप लोग जल्दी से। ज़ौक़ को खाकाने हिंद का खिताब किसने दिया था? जल्दी से ये भी बताइए, किसने अता किया था? इसी तरह ये बताइए, बहादुर शाह जफर के तख्ते नशीं होने के बाद इनको उन्होंने कौन सा खिताब से नवाजा था? इनको कौन सा खिताब दिया था? ये भी बताइए जल्दी से आप। इनके बहुत सारा कसायद हैं, उन कसीदे में इन्होंने सबसे अगर किसी के बारे में लिखा है तो मैंने आपको बताया था बहादुर शाह जफर। इनके बारे में अकबर शाह साने और बहादुर शाह जफर के बारे में इन्होंने सारे कसीदे लिखे हैं सिवाय एक के, और वो एक कसीदा जो इन्होंने लिखा है वो किस हजरत की शान में लिखा है, इसको आप बताएंगे जल्दी से। यहाँ तक के बात समझ में आ गया। खातिम करार किसने दिया है? उर्दू नज़्म का खातिम करार किसने दिया है ज़ौक़ को? ये भी बताइएगा। राउंड अबाउट मैंने अभी आपके सामने 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट किया है। डेफिनेटली अगर आपको याद हो जाएगा तो मजीद आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, यकीन करके जाइए कि इससे ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। डेफिनेटली आप इस क्लास में रोज़ाना आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगा, यहीं से सारी चीज़ें आपको याद करा दिया जाएगा। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपको बस सिर्फ रोज़ के क्लास में बने रहना है। आप रोज़ के क्लास देख लिया कीजिए यहाँ से। डेफिनेटली आपको उर्दू से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आएंगे वो सारे के सारे एग्ज़ाम में ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सारे के सारे दिमाग में रखिएगा। मैं बस अब इसको ध्यान में रखने के लिए, जहन में रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि हमारा क्लास रोज़ाना एक वीडियो रोज़ाना अपलोड होता है। आप उसको देख लीजिएगा और देख लेने से देखने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। और इसके अलावा TRE 4 का जब फॉर्म भराएगा तो डेफिनेटली याद रखिएगा TRE 4 पर भी हम ये लेकर के आएंगे, क्लास लेकर के आएंगे। मुआविन उर्दू मुतरजिम का बहुत दिनों से क्लास चल रहा, अल्लाह से दुआ कीजिए और हम लोग भी दुआ गो हैं कि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन अब आ जाए। हम लोग बहुत तैयारी ठीक ठाक कर लिए हैं तो उसकी भी हो रही है। अगर कोई नए बच्चे हैं जो आज जुड़े हैं और जो इससे पहले नहीं जानते थे इस क्लास के बारे में, तो जाइए, आपके लिए सारे के सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ से सारा का सारा वीडियो वॉच कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। आज का हमारा क्लास जो है हम लोग मसनवी से मुतल्लिक आज कुछ बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से बनते हैं उसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, मसनवी का फन आज हम लोग पढ़ने वाले। मसनवी का फन और आगाज़-ओ-इर्तिक़ा, इसके बारे में हम लोग बात कर लें तो UGC नेट JRF दिसंबर 2025 के हम लोग बैच को लेकर के चल रहे हैं। टारगेट बैच है और 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करके आपके लिए PYQs और इसी तरह MCQ लेकर के आया जाएगा ताकि और अच्छे तरीके से आपको इस पर प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं मसनवी का फन और आगाज़-ओ-इर्तिक़ा। तो इससे पहले वाले भी क्लास में मैंने बताया था और नेट वाले बच्चों को ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि मसनवी का मतलब क्या होता है, ताकि ये बच्चे ऑलरेडी पहले से जाने होते हैं। मसनवी अरबी का वर्ड है और इसका मतलब होता है दो। इसका मतलब है दो, किसी चीज़ को दो कर देना, दो डिवाइड कर देना, बांट देना। तो दो के हैं
इस तवील, वही बोल रहा है इस मसनवी, मसनवी एक तवील नज्म को कहते हैं जो तसलसल के साथ कोई वाकया या किस्से को बयान करता है। बात ये याद रखिएगा, यह पॉइंटेड बात है कि मसनवी उस नज्म को कहते हैं, मसनवी उस नज्म को कहा जाता है जिसके जरिए कोई तसलसल के साथ किसी वाकया या किस्से को दोहराया जाए या लोगों के सामने रखा जाए, दैट्स कॉल्ड मसनवी, वो होता है हमारा मसनवी। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में हमारा एक मसनवी को एक बयानिया सिनफ़े सुखन कहा गया है। अब ये क्वेश्चन बनता है आपका, बयानिया सिनफ़े सुखन, और याद रखिएगा शायरी का मेराज, शायरी का मेराज, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। वो कौन सी सिनफ है जिसको शायरी का मेराज कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो हमारा मसनवी है। या फिर इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा सिनफ है, वो कौन सा सिनफ है जो एक बयानिया सिनफ़े सुखन कहलाता है या उसको माना जाता है, तो मसनवी है जिसको बयानिया सिनफ़े सुखन माना जाता है। यहाँ तक के बात क्लियर हुआ। 3 पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मसनवी उसे कहते हैं उस नज्म को कहते हैं जिसके जरिए कोई किस्से और कहानी को, वाक़या को तसलसल के साथ बयान किया जाए। यहाँ तक बात समझ में आए? यही इसी को मसनवी को ही क्या कहा जाता है, मेराज, शायरी का मेराज कहा जाता है, और इसी को बयानिया सिनफ़े सुखन कहा जाता है। ये तो क्लियर हुआ। ये अरबी जबान का लफ्ज़ है, हम लोग पहले ही जान गए, लेकिन हाँ पॉइंटेड बात जो है यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अरबी जबान का लफ्ज़ तो है ज़रूर, अरबी जबान का लफ्ज़ है, लेकिन शायरी, उर्दू शायरी के अंदर हम लोग बात कर लें तो उर्दू शायरी में इसे जगह दी गई है, या उर्दू शायरी में इसे लाया गया है किसके जरिए से, फारसी के जरिए से। किसके जरिए से, मतलब फारसी से इसे इस्तेआर लिया गया है, मुस्तार किया गया है उर्दू के अंदर। ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। आगे देखते हैं, जो बात बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, मिस करने की जरूरत नहीं है, वरना चलिए ठीक है मिस भी करेंगे तो हम तो यहाँ पे रिवीजन क्लास देते हैं आपको, बार बार हर दिन का क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। तो देखिए इसके 7 औज़ान मुकर्रर हैं। कितने औज़ान मुकर्रर हैं? तो पहले पॉइंट तो ये याद रखना है कि इसके 7 औज़ान मुकर्रर हैं। 7 औज़ान इसके मुकर्रर हैं, और कौन कौन से हैं तो वो याद रखिएगा। पहला हमारा, इसमें अगर हम लोग देख लें तो बहर, फिर उसके बाद हज़र, उसके बाद रमल या रमल, इसी तरह सरीह, इसी तरह खफीफ, उसके बाद मुतकारिब, और उसके बाद मुतदारुक या मुतदारिक। जो भी आप तलफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तदारक या तदारुक, मुतदारिक ही होना चाहिए, मुतदारुक ही होना चाहिए। तो मैटर ये नहीं करता है कि तलफ़्फ़ुज़, हमको तो याद रखना है, वर्ड को ये याद रखिएगा, बहर, हज़र, रमल, सरीह, खफीफ, मुतकारिब एंड मुतदारुक। ये मतलब 5-7 औज़ान ऐसे हैं जो मसनवी के लिए हैं। मसनवी के लिए 7 औज़ान ध्यान में रखिएगा। अब ये औज़ान आपसे नंबर में पूछ लेगा कि मसनवी के लिए कितने औज़ान मुकर्रर हैं, कितने औज़ान नंबर दिया जाएगा, 7, 8, 10, 20, 50 ऐसे करके। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 7 औज़ान इसके लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब देखिए आगे देखते हैं एक बात, रिज़मिया मसनवी के लिए बहर मुतकारिब और बज़मिया के लिए बहर हज़ज या सरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये भी एक पॉइंट समझने का है कि रिज़मिया मसनवी और बज़मिया मसनवी का होता है। तो ये मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। रिज़मिया याद रखिएगा, रिज़मिया मसनवी से वो मसनवी मुराद होता है जिस मसनवी के अंदर जंगो जिदाल की बात हो। क्या हो? जंगो जिदाल की बात हो। जंगो जिदाल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जंग वगैरह की तस्करा किया जाता हो, उसके बारे में। अब इसका अगर एग्जांपल हम लोग लें तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अली नामा एक मसनवी है, तो इसके अंदर याद रखिएगा जंग के बारे में तस्करा किया गया। किसके बारे में? जंग के बारे में तस्करा किया गया है। तो रिज़मिया मसनवी वो होता है जिसमें जंग के बारे में तस्करा किया जाए, और बज़मिया मसनवी वो होता है जिसमें इसको मोहब्बत की बात की जाए। किसकी की जाए?
इसको मोहब्बत की बात की जाए, ये इसको मोहब्बत की दास्तान बयान की जाए, उसे हम बज़मिया कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो कुतुब मुश्तरी, मुल्ला वजही साहब का कुतुब मुश्तरी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा, पढ़ने वाले इसको हर एक को डिटेल से पढ़ने वाले। तो रिज़मिया जंगो जदाल से मुनासबत रखने वाले जो मसनवी होंगे, और इसी तरह हमारा बज़मिया जो इसको मोहब्बत से रिलेटेड बात करने वाले, इसको मोहब्बत से रिलेटेड जो बात होंगी। 1 मिनट प्लीज। तो यहाँ तक के बात क्लियर हुई आप लोगों का? क्या मैंने बताया? बज़मिया और रिज़मिया। अब देखिए रिज़मिया मसनवी के लिए कौन कौन सा मुख्तस हैं, तो बहर मुतक़ारिब और बज़मिया के लिए बहर हज़ज या सरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बहर हज़ज, बहर मुतक़ारिब, बहर सरी और बहर खफीफ क्या होता है, तो इंशाअल्लाह हम लोग आगे क्लास में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए बात कर रहे हैं अनासिर मसनवी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कसीदे के बारे में कि कसीदे के कितने शाख होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। हम बताया था ना कसीदे का अनासिर, कितने अनासिर होते हैं। इसी तरह याद रखिएगा यहाँ पे अनासिर मसनवी, मसनवी के कितने अनासिर होते हैं कि कौन कौन सा टर्म आता है इसमें और कैसे इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले मसनवी के अंदर क्या होता है, हमदो नात होते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, जब कोई भी बात शुरू करते हैं तो हमद से ही हम लोग शुरू करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नाम लेते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेते हैं। तो हमदो नात से बात शुरू होती है। उसके बाद मदह फरमा रवाए वक्त, अब जिसके बारे में मसनवी लिखा जा रहा है, जिसके बारे में, जिसके दरबार में आपको सुनाना है, जिसके दरबार में आपको तज़किरा करना, उसके बारे में बताना है कि जिसके बारे में मदह फरमा रवाए वक्त, मतलब जो उस जमाने के जिसके बारे में, जिसके दरबार में पढ़ रहे हैं, उसकी तारीफ हमदो सना बयान की जाती है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदो तारीफ बयान करते हैं। फिर उसके बाद जिसके लिए लिखा जाता है, जिसके बारे में हम लोग लिखते हैं, उसके बारे में करते हैं। उसके बाद तारीफ, शेर सुखन, फिर शेर सुखन की तरफ आते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं आखिर में असल मौजू की तरफ कि हमारा मसनवी का मकसद क्या था, हमारा पर्पस क्या था, मतलब इस मसनवी को लिखने का मकसद क्या था। जैसे अली नामा की बात कर लें, कुतुब मुश्तरी की बात कर लें, तो देखो जितने भी मसनवी हम पढ़ेंगे ना, अभी यहाँ से याद रखिएगा, थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी होगी। यहाँ से जो हम लोग बात करने वाले हैं तो वो बात करेंगे डेफिनेटली, जो बात करेंगे तो इसमें याद रखिएगा कुछ एक्टर होंगे, कुछ एक्ट्रेस होंगे, या फिर इसी तरह जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कहानी का मेन मरकज जो है, मतलब इस कहानी का कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलेन है, हम लोग देखते हैं ना। इसी तरह हम लोग मसनवी को समझेगा, उसी ट्रिक से याद करने के लिए हमारे लिए अच्छा भी होगा। तो अनासिर मसनवी में हमदो नात, मदह फरमा रवाए वक्त, तारीख, शेर सुखन और असल मौजू की तरफ हम लोग जाते हैं। ये 4 पैटर्न याद रखिएगा। ऑलरेडी इसको तरतीब में पूछा जाता है और पटांग तरतीब दिया जाता है, फिर इसको बोला जाता है कि आप सीरियल से इसको मैच कीजिएगा। तो ये सारी चीजें सुन लीजिए, फिर कल के क्लास में जब ऑलरेडी रिवीजन कराएंगे ना तो खुद दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए हाली ने मसनवी को सबसे कार आमद सिन्फ कहा है। किसने कहा है कार आमद सिन्फ है ये? तुम हाली ने कहा है। अल्ताफ हुसैन हाली साहब की अगर बात कर लें तो इन्होंने कसीदे के बारे में थोड़ी सी मजम्मत की है। वो वाला अगर आपको पॉइंट याद है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने कसीदे की मजम्मत की है। कसीदे के बारे में इन्होंने एक मदह भी की और एक मजम्मत भी की, मतलब एक जगह तारीफ भी किया इन्होंने। उन्होंने बताया कि बुलंद पाए का अशार हो, इसके लिए मखसूस अल्फाज हो, अंदाज़े तकल्लुम अलग हो, और एक जगह उन्होंने क्या कहा, संदाज से भी बदतर कहा है, मतलब कसीदा के बारे में। आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि हारी साहब ने, अल्ताफ हुसैन हारी साहब ने मसनवी को सबसे कार आमद सिन्फ कहा है। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे फॉर्म किया जा सकता है, मसनवी को
सबसे कार आमद सिंफ किसने कहा है? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर तकी मीर, अल्ताफ हुसैन हाली, इसी तरह सैयद सुलेमान नदवी। दे देगा उठ पटांग कुछ भी डाल करके, तो वहां से आपको दिमाग में रखना है कि हाली ने ऐसा कहा है। फन्नी एतबार से हर शेर के मिसरे का हम काफिया होना होता है। मतलब फन्नी एतबार से इनको अगर हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो इनको पहचानने का तरीका ये है कि हर शेर के मिसरे का जो हर शेर का हर मिसरा जो होता है ना, इनका हम काफिया होता है। हम काफिया का मतलब पहले के क्लास में मैंने डिस्कस किया है, अगर याद है तो जहमत करें बताने का, और अगर नहीं देखे तो जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। सारे वीडियो वॉच कर लीजिएगा वहां से, इंशाल्लाह आपके लिए इतना ही काफी है। पॉइंट बना लीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, इंशाल्लाह एग्जाम में सारे पॉइंट आते जाएंगे। तो फन्नी एतबार से हर शेर के मिसरे का हम काफिया होना। मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा होता है। अभी क्या बोल रहा है भाई? मसनवी में हर शेर का या हर मिसरे का काफिया जो होता है वो क्या होता है? अलग होता है, जुदा होता है। अब एक बात याद रखिएगा, काफिया जो आता है हर मिसरे में आता है कि हर शेर के आखिरी मिसरा में आता है। तो मैंने शुरू में बताया था कि इब्तदा के दोनों मिसरे में आता है, और उसके बाद से हर मिसरे के आखिर वाले में आता है। ये बात याद रखना चाहिए। उसके बाद इसके खुसूसियात में वाक़ियात निगारी है, ये भी बात याद रखिएगा। इसमें हर शेर का काफिया जुदा होता है। इसमें गजल की तरफ रदीफो काफिया की पाबंदी नहीं होती। जैसे गजल में हम लोग रदीफो काफिया की पाबंदी करते हैं, वजन को नजरअंदाज नहीं करते हैं, वजन भी सेम होना चाहिए। अब जैसे पाबंद नज़्म अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं अंदाज भी एक होना चाहिए, जुदा गाना नहीं होना चाहिए। आज़ाद गजल की बात नहीं कर रहे हैं, आज़ाद नज़्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पाबंद नज़्म का। तो उसमें उनका मिसरा भी ऊपर नीचे नहीं होता है, एकदम सेम एक तर्ज में चलता है। उसी चीज को ये बता रहा कि इसमें गजल की तरह रदीफो काफिया की पाबंदी नहीं होती है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुआ। इसके खुसूसियात में वाक़ियात निगारी है। यहाँ तक की बात क्लियर हुआ आप लोगों को, सारे लोगों को? अगर वक्त गुंजाइश देती है तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, वरना फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बता दीजिए, अगर वक्त की किल्लत है तो यहाँ तक की बात याद रखिएगा। जितना भी मैंने बताया आप लोगों को, सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन सारे को ज़हन नशीं कर लीजिएगा। और हत्तल इम्कान कोशिश ये कीजिए कि क्लास को एकदम समय पर आकर के आप ज्वाइन कीजिए, ताकि उससे आपको बेनिफिट ये हो जाए कि आपको हर चीज़ फेस टू फेस बहस व मुबाहसा करने का मौके फराहम हो जाए। और जब मौके आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आपको जिज्ञासा भी बढ़ेगा, और डेफिनेटली आंसर आपको करने में मज़ा भी आएगा। तो फेस टू फेस अगर कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा क्लास रोज़ाना रेगुलर चल रहा है, एज यूजुअल क्लास चलाए जा रहे हैं। आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि अगर आप तक की मेरी नोटिफिकेशन पहुंच गई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप हल करने की कोशिश कीजिए। वहाँ से नहीं हल होता है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में। आगे का क्लास में मसनवी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी जो मैंने बताया ये सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। डेफिनेटली आप एक बार विश्वास करके जाएं, एक बार यकीन कर लें, फेथ कर लें। डेफिनेटली जब यहाँ से आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि नहीं बहुत कुछ मैंने सीखा है यहाँ से। इंशाल्लाह रिजल्ट पक्का होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस आपकी थोड़ी सी कोशिश इंशाल्लाह आपको मंजिल तक पहुँचाएगी। बस आपका काम है कि आप लोग समय पर आकर के जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को सेंड कीजिए, ताकि जहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन ना पहुँचिए वो सारे लोग जुड़ जाएं। बस यह मैं कहना चाहूँगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।